हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सुमित सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी की चैप्टर 5 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब देखिए, जैसे हम ये जो 6 क्लास की बुक है इसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम ज्योग्राफी में, ये जो ज्योग्राफी इसमें हम पृथ्वी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ पे भी हमें मतलब पृथ्वी के बारे में हमने क्या पढ़ लिया कि पृथ्वी सौरमंडल में कहाँ एग्जिस्ट करती है, पृथ्वी पे कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाई जाती हैं, कैसे हम पृथ्वी के टाइम जोन को समझ सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब इसी कारण में ये जो चैप्टर है ये हमें आज पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल्स के बारे में बताएगा कि पृथ्वी पे जीवन किस प्रकार से है, हम कहाँ रहते हैं, किस प्रकार से हम जो दूसरे जैसे जल मंडल है, वायुमंडल है, जीव मंडल है, उनमें हम कैसे सामंजस्य बना के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। अब देखिए, जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है? भूमि, जल और हवा। ये तीनों हमें पृथ्वी पे मिल जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे जीवन संभव है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कि पृथ्वी की जो सतह है वो ऐसी है कि पर्यावरण के तीन जो महत्वपूर्ण घटक हैं वो आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब जो घटक हैं वो उसके बारे में हमें आगे बताया जाएगा कि वो कौन से हैं, किस प्रकार से वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तथा किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल या लिथोस्फेयर कहा जाता है। अब देखिए, मैंने जो टेक्निकल वर्ड हैं उनमें हिंदी के साथ साथ मैंने इंग्लिश भी यहाँ पे नोट डाउन करवा दिया ताकि आपको जब भी आप पढ़ाई करें तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल या लिथोस्फेयर कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहा जाता है। यहां तक समझ गए आप कि जो ठोस भाग है जिस पे हम रहते हैं, जिसको हम भूमि बोलते हैं, उसे भूमंडल कहते हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं। और गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से हैं, जिस जो हमें सांस लेने में काम आती हैं, पेड़ पौधों को भोजन बनाने में काम आती है। तो इस प्रकार से जितनी भी सारी गैसें वो हैं वो सारी की सारी कंबाइन रूप में क्या कहलाती हैं? वायुमंडल कहलाती हैं या एटमॉस्फेयर कहलाती है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे गैसेस बताई गई हैं कि कौन कौन सी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल या हाइड्रोस्फेयर कहा जाता है। अब देखिए, आप समझ सकते हैं कि भूमंडल को लिथोस्फेयर, वायुमंडल को एटमॉस्फेयर, जलमंडल को हाइड्रोस्फेयर कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। कि जलमंडल जो पार्ट है इसमें जल की जितनी भी अवस्थाओं में जल पाया जाता है वो सबका सब इसी में आ जाता है। जैसे बर्फ के रूप में भी जल पाया जाता है, एक जो जल है जो नदियों समुद्रों में है वो उसके रूप में, और एक जल वाष्प जो हमारी वायु है उसमें भी कुछ ना कुछ वाष्प के रूप में जल पाया जाता है, तो वो भी जलमंडल के अंतर्गत आता है। जीवमंडल या बायोस्फीयर एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो जीवमंडल क्या है? जहां पे हम रहते हैं। क्यों? जहां पे हम रहते हैं वहां पे हमारे लिए रहने के लिए भूमि भी है, वायु भी है, जल भी है। तो क्या बताया गया है कि जहां स्थल, जल तथा हवा एक साथ मिलते हैं वो क्या कहलाता है? जीवमंडल कहलाता है या बायोस्फीयर कहलाता है। अब देखिए, हम आगे पढ़ते हैं भूमंडल के बारे में। अब यहाँ पे जो शब्द आए हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर। तो हमने पत्थर से यहाँ जो लिथास था उससे हमने क्या बना लिया? लिथोस्फेयर बना लिया। एटमॉस का अर्थ है वाष्प, तो वाष्प से हमने एटमॉस से वायुमंडल, एटमॉस्फेयर बना लिया। हाइड्रो का अर्थ है जल, तो यहाँ हमने हाइड्रो से जलमंडल बना लिया। और बायोस का अर्थ है जीवन, तो बायोस्फेयर से हमने जीवमंडल। तो इस प्रकार से इन शब्दों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। तो देखिए, पहला जो है भूमंडल या लिथोस्फेयर। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रकृति की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब पृथ्वी पे हम रहते हैं तो जिस ठोस भाग पे रहते हैं उसको हमें पता है कि उसकी संरचना कैसी है।
तो ये भूपर्पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। आपको पता है कि मिट्टी की पतली पतली परतें में मिलके पृथ्वी का ये भूमंडल का निर्माण करती हैं, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। हमारी मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं जिससे हम और पेड़ पौधे सभी अपनी जितनी जरूरतों के हिसाब से वहां से लेते रहते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग जो लार्ज लैंड मास है को महाद्वीप या कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, तथा बड़े जलाशय जो ह्यूज वाटर बॉडीज हैं को महासागरीय बेसिन या ओशियन बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन महाद्वीपों के रिगार्डिंग ऐसा नहीं है। सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए नहीं है, लेकिन जो महासागर हैं वो सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं। अब वो चित्र नीचे दिया गया है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। अब आपने कई बार रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पे रेलवे स्टेशन पे वो एक बोर्ड लगा होता है, साइन बोर्ड की कौन सा स्टेशन है, तो उसके नीचे लिखा होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई। तो वो क्या है कि जो हमारा जो पृथ्वी का भूतल है वो तो उबड़ खाबड़ है, उसकी तो जितनी भी मतलब ऊंचाई है वो कहीं कम है कहीं ज्यादा है, तो उसको हम एक बेस मान के सारी की सारी ऊंचाइयां वहां से नहीं नाप सकते। लेकिन जो समुद्र का तल है वो ऑलमोस्ट हर जगह बराबर है, तो उसे हम क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। इसलिए जितनी भी ऊंचाइयां मापी जाती हैं वो यहां से मापी जाती हैं। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। ठीक है, अब देखिए ये वो डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा पोर्ट्रेट मोड में है, तो आप फोन को टेढ़ा करके देख लीजिएगा, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वैसे कि ये जितना भी मतलब जो अपने महासागर हैं ये कहीं ना कहीं से ऐसे करते हुए ये आपस में मिले हुए हैं। लेकिन ये देखिए जो महाद्वीप हैं ये इनका ऐसा नहीं है। जैसे अफ्रीका है वो अलग है, उत्तरी अमेरिका वो दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका तो यहाँ एक छोटे से पार्ट से जुड़ते हैं, और अफ्रीका अलग है, एशिया से थोड़ा वो जुड़ा हुआ है, बट मतलब जैसे महासागर एक दूसरे के साथ जुड़े हैं वैसे नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया वो तो एकदम ही अलग है। तो इस प्रकार से हम सबको ये नहीं मान सकते कि ये आपस में जुड़े हुए हैं महाद्वीप, बट महासागर एक साथ जुड़े हुए हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। मेरे हिसाब से सबको पता होगी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो मेरियाना गर्त है, मेरियाना ट्रेंच है, ये हमारे माउंट एवरेस्ट से भी मतलब ऊंचा मान सकते हैं हम, ऊंचा है गहराई में है। तो मतलब अगर हम उस में मेरियाना ट्रेंच में अगर माउंट एवरेस्ट को ले जाके रखें तो वो समुद्र का जो ऊपर का तल है उससे बाहर हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 11,022 मीटर गहरा है और ये 8,848 मीटर ही ऊंचा है, तो कितना फर्क आ रहा है। अब यहाँ पे दिया गया है कि क्या आप जानते हैं, देखिए इसमें बताया गया है कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले कौन थे। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। मतलब ये दो लोग ऐसे थे जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। उसके बाद तो हजारों लोग चले गए, लाखों लोग चले गए, पर सबसे पहले यही लोग गए थे। जापान की जुंगो ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो अगर महिला में पूछे तो जुंको ताबेई जापान की थी, वो सबसे पहले गई थी महिला में। और भारत की पूछे तो बछेंद्री पाल थी, वो सबसे पहले गई थी। और सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट पे गए थे वो दो लोग थे न्यूजीलैंड के, एक तो एडमंड हिलेरी थे तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा थे। ठीक है, अब दिया गया है महाद्वीप या कॉन्टिनेंट्स। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ठीक है, आपको ये नाम याद रहेंगे, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिक। ठीक है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये बात सबको पता है। और अगर आपको नहीं पता तो आप याद रखिएगा कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और महासागर कौन सा है सबसे बड़ा? प्रशांत महासागर।
ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। अब देखिए जो एशिया है, मतलब एशिया महाद्वीप है, उसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इसे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। ठीक है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बारे में आप सब समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब सेकंड जो आता है वह है अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत जो इक्वेटर है या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरता है। तो अगर हम देखें तो मतलब ये अगर जो पृथ्वी का हम मैप देखेंगे तो उसके मतलब बीचों बीच पड़ता है, तभी तो जो इक्वेटर है वो इसके बीचों बीच से निकलेगी, मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और एशिया कहाँ था? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, ये पूर्वी गोलार्ध में था और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों रेखाएं इससे होकर गुजरती हैं। बाकी कोई भी ऐसा महाद्वीप नहीं है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरे, लेकिन अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है। अब देखिए आप, सहारा का रेगिस्तान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में है, और ये चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। सबसे लंबी नदी जो कौन सी है? नील नदी है, ये अफ्रीका से होकर गुजरती है। अब आता है उत्तर अमेरिका। ये जो बीच में मैंने हाईलाइट नहीं कर रखी है ये आपके काम की चीजें नहीं है, तो मैं इनको अवॉइड कर रहा हूं। आप इन पे ध्यान मत दीजिएगा। जो हमारे लिए काम का है वो मैंने हाईलाइट कर रखा है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका से एक छोटे से भाग से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि, द इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। पनामा स्थल संधि से जुड़ा है। याद रखेंगे कि उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से जो एक संकरे स्थल से जुड़ा उसका क्या नाम है? पनामा स्थल संधि, द इस्थमस ऑफ पनामा कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में, नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्थल संधि, जल संधि, ये नाम आपने सुने होंगे। तो स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। अब देखिए ये बड़ा स्थल है और ये भी बड़ा स्थल है, लेकिन ये बहुत पतला सा, ये जो देख सकते हैं एरो बना हुआ है, एक बहुत छोटा सा पार्ट है, इससे ये दोनों जुड़े हुए हैं। बाकी इनमें कनेक्टिविटी का स्थल या लैंड से तो कोई और कनेक्शन नहीं है, बस यही एक है। बाकी वाटर से, पानी से तो आ जा सकते हैं, बट स्थल से सिर्फ यही एक है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्थल संधि। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। अब यहाँ पे श्रीलंका और जो अपना भारत है इसके बीच में भी एक है। तो यहाँ पे दिया गया कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थल जल संधि का नाम बताइए। तो जो इनके बीच में जो जल संधि है उसका क्या नाम है? आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, मैं वहां पे आंसर दे दूंगा अगर आपको ना पता चले तो। अब ये हो गया। अब आता है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध या साउदर्न हेमिस्फीयर में है। दक्षिण गोलार्ध में स्थित है क्योंकि जैसे इसके नाम से ही दिख रहा है दक्षिण अमेरिका, तो ये दक्षिण गोलार्ध में ही होगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रेंज एंडीज, मतलब सबसे लंबी जो रेंज है माउंटेन्स की वो है एडीज। इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है, मतलब यहां से होती हुई ऐसे 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 और यहां तक फैली है। ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अभी तो अफ्रीका में नील नदी बताई थी, तो फिर ये सबसे बड़ी नदी अमेजन यहाँ कहां से आ गई? तो जो नील नदी है वो लंबाई में सबसे बड़ी है और अमेजन है वो चौड़ाई में सबसे बड़ी है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप, आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। एक बात तो दक्षिणी गोलार्ध में साउदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है।
चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। मतलब इसके चारों ओर कोई और जो बोलते हैं कोई दूसरा महाद्वीप आसपास नहीं है। ये चारों ओर से समुद्रों से मतलब ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो द्वीप क्या होते हैं, जो चारों तरफ से जलराशि से घिरे होते हैं, तो उसी प्रकार से ये भी चारों तरफ से जो समुद्रों से महासागरों से घिरा है, तो इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप या आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पर इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। जो दक्षिणी ध्रुव है वो इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। ठीक है, चूंकि ये दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। तो देखिए हम अंटार्कटिका के बारे में ज्यादा कुछ क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। तो यहाँ पे कोई जीवन है नहीं, तो यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध के अंदर यहाँ स्थित है। शोध के अंदर क्या है कि वो वहां से पता लगाते रहते हैं, क्योंकि बर्फ में बहुत चीजें लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। तो वहां पे बहुत सारे जो देशों के शोध केंद्र हैं वो स्थित हैं। तो वो शोध केंद्र क्या है, वो वहां पे अपनी जांच करते रहते हैं। तो भारत के भी शोध संस्थान है, तो उनके नाम क्या है, इनके नाम है मैत्री तथा भारती। आप ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आता है जलमंडल। हमने क्या पढ़ा, स्थलमंडल पढ़ लिया। अब आता है जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, सबको पता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। अभी जो हम पढ़ के हैं महाद्वीप 29% भाग में फैले हुए हैं, और जो महासागर है वो 71% या 71% भाग में फैले हुए हैं। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। तो मतलब जलमंडल में क्या होता है कि पृथ्वी पे जितना भी जल जितने भी रूपों में विद्यमान है वो सारा का सारा शामिल कर लिया जाता है। तो इसमें क्या क्या आ गया, महासागर आ गए, नदियां आ गई, झीलें आ गई, हिम नदियां आ गई, भूमिगत जल आ गया और वायुमंडल की जलवाष्प आ गई। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा समझाया भी गया है कि महासागर है वो 97.5% पानी को लेके बैठे हैं, होल्ड करते हैं। और जो L11 जो हमारे लिए जो काम का पानी है वो कितना है, 2.5% है। इसीलिए इतनी बड़ी आबादी की पानी की पूर्ति करने के लिए हमें पानी की कमी महसूस होती है। वरना हमारी पृथ्वी पे तो बहुत पानी है। अगर वो सारा हमारे काम के लायक होता तो शायद हमें कभी भी पानी की कमी महसूस नहीं होती। लेकिन हमारे लिए कितना है, सिर्फ जितना भी पानी है उसका सिर्फ 2.5%, और बाकी का क्या है, खारा पानी है। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, दिखाया गया है यहाँ पे। और वह इतना अधिक खारा होता है कि मतलब हमारे लिए वो काम का ही नहीं है, मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों में हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। तो वो भी हम जल्दी से काम में नहीं ले सकते। जैसे देखिए बर्फ की परतों में है, तो अब ये तो है नहीं कि हम पानी पीने के लिए उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव वहां जाके बर्फ की परतें तोड़ के लाएंगे और उनको पिघला के पियेंगे। हिम नदियां जो पहाड़ों के बीच में है जम जाती हैं, तो वो भी हमारे किसी काम की नहीं है। तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। भूमिगत जल के रूप में आपको पता है कि कुआं खोदना पड़ता है, फिर उसके बाद में वो पानी हम तक पहुंच पाता है। तो वो भी एक मेहनत का काम है। तो मतलब डायरेक्ट तो हमें कहीं से मिल ही नहीं सकता। जल का बहुत कम भाग एलिमेंट जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब आते हैं महासागर, ओशियंस। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इतना समझ गए। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगी, वेव्स, ज्वार भाटा, टाइड्स तथा महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट्स, महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियां हैं। कौन कौन सी गतियां होती हैं महासागर के जल में? तरंगे आती हैं, ज्वार भाटा आता है, महासागरीय धाराएं चलती हैं। ओशियन करंट, टाइड्स और वेव्स। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर है। तो ये क्रम दिया गया है, जिस तरीके से जो सबसे पहले है वो सबसे बड़ा है, जो सबसे लास्ट में सबसे छोटा है। तो देखिए सबसे बड़ा क्या है, प्रशांत महासागर है, उसके बाद में अटलांटिक महासागर है, फिर हिंद महासागर है, फिर दक्षिणी महासागर, तथा फिर लास्ट में सबसे लास्ट में क्या आता है, आर्कटिक महासागर आता है। तो ये 5 महासागर हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप। ठीक है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला है। 1/3 भाग में फैला हुआ महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। ठीक है, और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। जो सबसे गहरा भाग था 11,022 मीटर जिसकी गहराई थी, वो कहां पे है? मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर लगभग वर्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। ठीक है, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस के आकार का है। ठीक है,
तो मतलब जैसे अंग्रेजी का एस बनता है, ये उसी प्रकार से फैला हुआ है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका स्थित है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। तो मतलब ये उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तथा इधर यूरोप और अफ्रीका, इनके बीच में फैला हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, समझ गए। अटलांटिक महासागर की तट रेखा कोस्टलाइन अत्यधिक दंतुरित या इंडेंटेड है, मतलब कटी फटी है। ये अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय हार्बर्स एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। देखिए इस लाइन का मतलब मैं बताता हूं। जैसे अभी ये आप ये बीच में कटी फटी सी ये देख रहे हैं दंतुरित तट रेखा, तो इसका क्या है, तो यहाँ पानी छिछला होगा। यहाँ हर जहां भी ये अंदर धसा हुआ भाग है, यहाँ पे पानी थोड़ा छिछला होगा। तो पोर्ट और जो तटरेखा पोताश्रय या हार्बर्स और जो पोर्ट्स होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, ऐसे ही भाग में बनेंगे, गहरे समुद्र में तो बना नहीं सकते। तो इनके लिए ये सबसे बेस्ट है। और अगर ये जहाज यहाँ आके ज्यादा मात्रा में रुक सकते हैं तो सबसे ज्यादा जो व्यापार है, जो ट्रेड है, वो भी यहीं से होती होगी। तो व्यापार के लिए दृष्टि से सबसे बेस्ट महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। हमारे लिए प्राउड की बात है। ये महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। अब जो दक्षिणी महासागर है ये अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे आपकी। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उससे 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव है, आर्कटिक सर्कल में स्थित है तथा ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। आर्कटिक दक्षिणी महासागर तो कहां पे आ गया, अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक। और ये जो आर्कटिक महासागर है ये उत्तर ध्रुव में स्थित है तथा ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, ये प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। छिछले यानी सैलो, जहाँ पे पानी कम होता है, मतलब समुद्र का तल उठा हुआ होता है। जहां से हम समुद्र में एंट्री करते हैं वैसा सा होता है ना कि वहां पानी भी होता है और नीचे से हम रेत भी देख सकते हैं। रेत बहुत ज्यादा गहराई में नहीं होती है, तो वो क्या होता है, वो छिछला जल होता है। सक्रिय भाग से जुड़ा जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाता है, बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक जल संधि है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक वो पाकिस्तान वाला नहीं है, वो मत समझ लेना कि पाकिस्तान और भारत के बीच में है, वो है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर अमेरिका की उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा है। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे आप। मतलब ये चैप्टर्स थोड़ा सा क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगते हैं, बाकी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो एक बार मैं पढ़ा देता हूँ, मेरे साथ पढ़ते पढ़ते फिर आप बाद में एक बार और इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आपको अगर कुछ चीज याद नहीं हुई तो वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। अब नेक्स्ट आया है वायुमंडल, एटमोस्फेयर। वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से एक गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। ये हम डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस ले सकते हैं। ये वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है। अब देखिए थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से स्टार्ट होती है, ध्यान से पढ़िएगा। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। मतलब पृथ्वी से लेके हम जब तक 1600 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे तब तक कोई ना कोई वायुमंडल की परत होगी ही होगी। मतलब वायुमंडल की परतों में भी डिफरेंस आता जाएगा, बट कोई ना कोई परत होगी। तो मतलब 1600 किलोमीटर तक तो वायुमंडल है, उसके बाद में वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल के उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। तो वायुमंडल की कितनी परतें हो गई, 5 परतें हो गई। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल, मीजोस्फेयर, आयन मंडल, थर्मोस्फेयर तथा बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर कहा जाता है। एक बार फिर से नाम याद करेंगे। सबसे पहली क्या आ गई, क्षोभ मंडल, जो सबसे स्टार्टिंग की परत है पृथ्वी से। उसके बाद आती है समताप मंडल, फिर आती है मध्य मंडल, फिर आती है आयन मंडल, फिर आती है बहिर्मंडल, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये क्रम रहेगा, आप याद रखेंगे। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। ठीक है, जैसे ये दिखाया गया, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। तो ये चीजें दिखाई गई हैं हमें कि किस प्रकार से, जैसे क्षोभ मंडल है तो यहाँ पे प्लेन उड़ती हैं, गुब्बारे उड़ते हैं। सप्ताह मंडल से
बारिश वगैरह होती रहती है। मध्य मंडल में ये रॉकेट्स वगैरह हैं, और आयन मंडल में ये सारी की सारी चीजें, ये सारी के सारे जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं, ये सारे फिर वायुमंडल ऊपर आ गए। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। ठीक है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। तो नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन कितनी है? 21% पाई जाती है। तथा जो बाकी गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आर्गन हो गई, ये सारी की सारी कितनी है? 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। पौधे अपने भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पृथ्वी के लिए जरूरी भी है, क्योंकि इससे हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो एक नियत रहता है, मतलब। लेकिन अभी हम जो पोल्यूशन फैला रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो ये जो गर्मी होती है उसको भी ज्यादा रोक के रखेगी, ज्यादा गर्मी को रोक के रखेगी। तो पृथ्वी पे आपको पता ही है टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। तो ये जो सारी प्रक्रिया चलती रहती है इसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। आगे पढ़ेंगे हम चैप्टर में। ऊंचाई के साथ वायुमंडल की घनत्व में भिन्नता आती है। घनत्व यानी डेंसिटी। ये घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी के साथ घटता जाता है। आपको पता होगा समुद्र तल में पानी का कितना प्रेशर लगता है, तो वो इस घनत्व इस डेंसिटी के कारण ही लगता है। तो क्या घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। तो मतलब जो समुद्र का तल है वहां पे सबसे अधिक होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, तो अगर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ये घनत्व कम होता जाएगा, तो हमारे सांस लेने में दिक्कत आएगी। इसलिए जो पर्वतों पे जाते हैं लोग, जैसे यहाँ पे एक पर्वतारोही दिखा रखा है जो पहाड़ पे चढ़ रहा है, तो ये एक सिलेंडर कैरी करते हैं। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता है, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। अब जो वायुमंडल का जो दबाव है वो भी हर जगह मतलब अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है हर जगह। कुछ क्षेत्रों में अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ये बात आप याद रखिएगा कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन या वाइंड कहा जाता है। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं। मैं आपको सिर्फ रीडिंग लगवा रहा हूं, जो समझाने की बातें आएंगी मैं आपको अच्छे से समझाता चलूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। अब नेक्स्ट आता है जीवमंडल, बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ, जहां पे हम रहते हैं। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स, बैक्टीरिया तथा स्तनधारी यानी मैमल्स के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। देखिए, हमें अगर जिंदा रहना तो हम कहीं ना कहीं प्रकृति पे निर्भर है, प्रकृति भी हम पे निर्भर है, बाकी जीव जंतुओं पे हम निर्भर है, तो जीव जंतु भी हम पे निर्भर है। तो हम अभी आपस में जुड़े हुए हैं। और जो हमारे बाकी के जो मंडल हैं, जैसे भूमंडल है, वायुमंडल है, जलमंडल है, वो भी आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से ये जो एक कंबाइन सबका एक बनता है, डोमेन बनता है, वो क्या कहलाता है? जीवमंडल कहलाता है। तो जीवमंडल क्या है? स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है जहां जीवन मौजूद है। ठीक है। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। ठीक है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल या डोमेन्स आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। ये आपको पता है कि हम अगर जंगल काटेंगे तो उसकी वजह से मिट्टी का अपरदन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, तो उससे हमारी जो उपजाऊ जमीन है वो खत्म होती जा रही है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों से प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है।
उद्योगों, ताप या विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जक पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ये बात मैंने आपको ऊपर बताई थी। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो देखिए, ये बुक हमें बस इतना ही समझाने की कोशिश कर रही है कि हमें किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। तो इसमें जो मेन पॉइंट था वो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में जो वृद्धि हो रही है, तो उससे क्या पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। तो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तो इसे क्या हम बोलते हैं हिंदी में भूमंडलीय तापन और इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो ये चैप्टर यहाँ खत्म हो गया। चैप्टर में इतना ही था। बाकी मेरे हिसाब से ये सारी चीजें तो आपको समझ आ गई होंगी, और अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने भाई बहन में, दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।